जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम करेंगे एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट। एसएससी जीडी में जितने भी 80 क्वेश्चंस आते हैं वो आज हम इस वीडियो में सभी क्वेश्चंस देखेंगे। हमारा जो है टॉपिक सबसे पहले रीजनिंग रहेगा, उसके बाद मैथ, उसके बाद हिंदी और जीएस अनूप सर बताएंगे आप लोगों को। तो पहला आपका क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ गुणा और गुणे का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ भाग और भाग का अर्थ प्लस हो तो इसका हमें बताना है। देखिए, सबको जो बोले उसी को करना है। देखिए 32 है, भाग का चिन्ह है लेकिन भाग का अर्थ क्या है? प्लस, तो यहां पर हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे 8। माइनस है, माइनस का अर्थ क्या है? भाग, तो यहां पर भाग का चिन्ह लगा के 2। मल्टीपल, मल्टीपल का अर्थ है यहाँ पे माइनस, तो माइनस 12। और प्लस 4 है तो प्लस का अर्थ है मल्टीपल, तो 4। अब इसको हमें बोर्ड मास के नियम के अनुसार सॉल्व कर लेना है। हमारा आंसर है, देखिए सबसे पहले डिवाइड करेंगे और उस पर मल्टीपल भी कर लेंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा भाई? 4 बचेगा, और 12 चौके 48, माइनस का 48 हो जाएगा। इस बार 32 और 4 प्लस के, तो प्लस के 36, माइनस का 48, तो कितना बचेगा? माइनस का 12। कितना बचेगा? माइनस का 12। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी दर्पण में रेखा MN पर रखा जाए, मतलब इसमें आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है, मिरर इमेज। तो देखिए मिरर इमेज में क्या था, ये आपका यदि मिरर रखा है तो नजदीक वाले वस्तुएं नजदीक दिखेगी, मतलब ये वाला जो है ये यहीं पर दिखेगा, ये वाला यहाँ पर दिखेगा, और ये प्लस तो दूर है तो दूर दिखेगा। ये देखिए आप कहाँ पर बन रहा है, ये जो है आपका चित्र कहाँ पर बन रहा है, ये पहला ही बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, अमीबा शब्दों का सार्थक रूप क्या है? अमीबा, ऑयस्टर, कृमि, गाय। तो हमें इतना तो पता है, गाय जो है बिल्कुल लास्ट में आना चाहिए और अमीबा बिल्कुल ही प्रारंभ में आना चाहिए। तो 1 और 4 किसमें? इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद कृमि जो है वो ऑयस्टर से बाद में आना चाहिए अकॉर्डिंग मी, तो ऑप्शन नंबर बी। बट इसमें मुझे डाउट है थोड़ा, के बाद देख लेंगे अलग से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है, BC को GH, तो इसके आगे क्या लिखा जाए? देखिए कोई भी क्वेश्चन हो इस प्रकार के तो हम सबसे पहले उसमें नंबरिंग करेंगे, BC GH, तो नंबरिंग करेंगे 8 7 3 2। देखिए 2 में 1 जोड़ा 3, और 3 में कितना जोड़ रहे हैं? 4। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखिए कौन सा सही बनना है। इसी प्रकार IJ सभी में जिसके बीच में 4 का अंतर हो, जैसे यहाँ पर 4 का अंतर 14 हो रहा है, ठीक है। D4 6 हो रहा है, यहाँ पे 4 2 6, यहाँ पे 10 और 3 13, यहाँ भी अंतर 3 का है भाई, यहाँ 2 का अंतर है, और यहाँ पर 5 और 10, तो यहाँ पर 5 का अंतर है, और यहाँ पर IJ 10 पे आता है और 14 पे आता है, तो यहाँ पे 4 का अंतर है कि नहीं है? तो IJ आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? IJNO। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 42 56 72 को क्या लिखेंगे? देखिए 42 है, 56 है, 72 को क्या लिखेंगे? देखिए 6 सत्ते 42, और इसको 7 8 56। इसी प्रकार 8 नेम 72 और 9 दशामन 90, तो ऑप्शन नंबर 90 आपका ऑप्शन में नहीं है। तो इसको दूसरे तरीके से हम देखेंगे। देखिए इसमें भी क्या होता है, 6 गुणे 7 हो रहा है, और इसमें 8 गुणे 7 हो रहा है। 8 सत्ते 56, मतलब 7 का मल्टीपल 6 से, 7 का मल्टीपल 8 से। इसमें भी 8 या 6 कुछ निकल रहा है, 6 निकालेंगे क्योंकि इसमें भी 6, तो 6 गुणे कितना मिल रहा है? 12 6 72, 6 गुणे 12 हुआ है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, 6 गुणे 12 हुआ है तो 8 गुणे 12, 8 गुणे 12, तो 12 8 96। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा यमुना से लंबी है और उसी कक्षा की रश्मि से लंबी नहीं है। गंगा जो है यमुना से लंबी है, तो क्या कर देंगे, यमुना को नीचे रखेंगे भाई, छोटी है, ठीक है। लेकिन उसी कक्षा में रश्मि से लंबी नहीं है, तो रश्मि आपकी यहाँ पर होगी, रश्मि यहाँ पर हो जाएगी।
वीणा रश्मि से छोटी है किंतु गंगा से लंबी, गंगा से लंबी होनी चाहिए, रश्मि से छोटी होनी चाहिए, यहाँ पे वीणा। क्लियर। उसके बाद किंतु गंगा से लंबी नहीं है, ठीक है, किंतु गंगा से लंबी नहीं। वीणा रश्मि से छोटी है किंतु गंगा से लंबी नहीं है, गंगा से लंबी नहीं है, तो यहाँ पर वीणा नहीं होगी, गंगा से लंबी नहीं तो वीणा हो सकता है यहाँ पर। क्लियर। यदि रश्मि कक्षा में सबसे लंबी हो, रश्मि कक्षा में सबसे लंबी है तो सबसे छोटी कौन होगी भाई, यमुना भी हो सकती थी और वीणा भी हो सकती थी। क्लियर। यमुना भी हो सकती थी, वीणा भी हो सकती थी, क्योंकि वीणा रश्मि से छोटी है, वीणा जो है वो रश्मि से तो छोटी है लेकिन गंगा से लंबी नहीं है, गंगा से लंबी नहीं है, हो सकता है वो यमुना से भी लंबी ना हो, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होना चाहिए अकॉर्डिंगली। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 5 4 2 को 18 लिखते हैं, 6 3 3 को 27 लिखते हैं, 12 4 4 को क्या लिखेंगे। देखिए 5 4 9, 9 दूनी 18, 6 3 9, 9 3 27, 12 4 16 और 16 का किससे गुणा करें कि भाई 96 आ जाए, तो 16 का 6 से गुणा करेंगे तभी तो 96 आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम आकृति आपकी ऐसी बननी चाहिए, सेम आकृति देखिए किस में बननी, देखिए किसी एक एंगल को ले लीजिए, यहाँ पर देखिए इस वर्ग को पकड़िए, आप देखिए किसमें है, इसमें बहुत बड़ा है, इसमें वर्ग नहीं, इसमें आपका वर्ग होता है। अब इस पे ज्यादा फोकस कीजिए कि सेम देखो, इसको हम एक जब इसको नजदीक ले जाएंगे तो ये वाली आकृति आपकी बनेगी, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 से 11 तक क्या है आपके अगले पद आपको ज्ञात करने, क्या ज्ञात करने अगले पद। देखिए ए, यहाँ पर क्या है ए बी सी, तो क्या आएगा डी आएगा, डी लिख लीजिए। ई एफ जी क्या आएगा एच आएगा, एच लिख, मतलब डी एच करके केवल ऑप्शन नंबर ए ही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही आ जाएगा। क्या आ रहा था डी एच एल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, क्यू सी एस ई यू जी डब्ल्यू आई, तो देखिए क्यू 17 पे आता है, यस 19 पे, यू कितने पे 21 पे, 23, देखिए यहाँ पर कितने पे आता है, क्योंकि 17 यस 19 यू 21 और ये 23, क्या हो रहा है भाई, 2 इसमें जोड़ेंगे 19, 19 में 2 जोड़े 21, 21 में 2 23, 23 में 2 जोड़ेंगे तो 25, 25 पे क्या आता है वाई आपका इसमें नहीं है, इसमें नहीं, ऑप्शन आपके 2 से। अब देखिए यहाँ भी क्या आएगा, यहाँ भी क्या आएगा, तो मुझे बिना कोशिश किए के तो लिख लेना, बीच की संख्या हमको पता करनी है, 15 आएगा। देखिए 3 2 5, 5 3 8, 8 4 12, 12 और 5 17, क्योंकि पहले कितना जोड़ रहे हैं 2 जोड़ रहे हैं, फिर 3 जोड़ रहे हैं, फिर 4 जोड़ रहे हैं, फिर 5 जोड़ रहे हैं, तो वाई 17 के आपका आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन है 82 70 76 84 70 58, तो देखिए 82 से कम किया कितना 8, फिर आपका ज्यादा है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम किस प्रकार करेंगे भाई, एक एक इसमें देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ, देखिए 82 से कितना कम किया 6, माइनस का 6, फिर 76 से माइनस का 6, फिर 6 कम करेंगे तो कितना आएगा, 70 से 6 कम करेंगे तो कितना आना चाहिए भाई 64 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 64 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ये जो आकृति है आपकी ऐसे, ये जो आकृति है किसमें निहित है, ये देखिए किसमें निहित है, आप देख रहे होंगे इसमें तो भाई नहीं लग रही है, ये आकृति ऐसा डिब्बा बना होना चाहिए, देखो यहाँ भी नहीं बना, यहाँ तो बना, ये देखिए, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये बनी है कि नहीं बनी, बना है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13, कह रहा है इस आकृति को पूरा करना है, देखिए इस आकृति को पूरा करेंगे तो सभी में आपका ऐसे दिख रहा है बिल्कुल, फिर आपका सभी में ऐसे दिख रहा है। सबसे पहले तो देखो ऐसे आपका कहाँ कहाँ आ रहा है, हर जगह आ रहा है और बीच से कट होना चाहिए, ये साइड में कट हो रहा है, ये भी बीच से कट रहा है, ये भी बीच से कट रहा है, फिर आपका जीरो आपका जो गोला है वो आपका यहाँ पर बनना है, तो गोला आपका यहाँ नहीं बन रहा है और यहाँ पर नहीं बन रहा है, बस ज्यादा हमको कुछ नहीं देगा, कुछ पॉइंट्स देखने, यदि हम इसका केवल गोला देख लें तो एक तो यहाँ पर कोने में, एक तो यहाँ पर, ये वाला पहले ही कट चुका था, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 14,
क्या है क्वेश्चन नंबर 14। प्रश्न में एक कथन तथा उन पर आधारित दो निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथन सत्य मानकर चाहे वे असत्य प्रतीत होते हो या ज्ञात करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। कथन क्या है आपका, देखिए भाई इसमें कथन निष्कर्ष में कथन पढ़ना है आपको। शहरी क्षेत्र के निजी स्कूलों में शिक्षा का स्तर नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद द्वारा संचालित स्कूलों से कहीं अधिक बेहतर है। जो इसने बोल दिया है वो हमको मानना है, वो चाहे सही हो या ना सही हो, क्योंकि जो इसमें कथन दिया है वो हम हमेशा सत्य मानेंगे, ये आपको पहले ही दे दिया गया है। अब आपके निष्कर्ष क्या है भाई, कह रहे नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद को अपने स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए गंभीर प्रयास करने चाहिए। भाई बिल्कुल करने चाहिए गंभीर प्रयास, क्योंकि जो अंतर है गंभीर प्रयास करेंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या है, नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद के सभी स्कूलों को तुरंत बंद कर देना चाहिए। भाई ये तो नहीं, तो ऑप्शन नंबर भाई जो दूसरा है निष्कर्ष, ये तो मुझे बिल्कुल ही ऐसे मुझे कि आपको भी लग रहा होगा भाई स्कूलों को बंद करेंगे, क्यों? अगर आपको शिक्षा में सुधार लाना है तो शिक्षा में सुधार लाइए, उसमें स्कूल बंद करके शिक्षा में सुधार नहीं लाया जा सकता है। ये वाला आपका निष्कर्ष बिल्कुल ही गलत है, ये अनुसरण नहीं कर रहा है, केवल पहला ही अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 से 16। क्वेश्चन नंबर 15 से 16 देखिए, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य तीन से भिन्न है, जो भिन्न होने चाहिए। देखिए एमीटर धारा, धारा का मात्रक क्या होता है एमीटर, ये तो सही है। चलो गति का क्या होता है ओडोमीटर होता है, बिल्कुल सही है। सिस्मोग्राफ किसका होता है, भूकंप की तीव्रता मापते हैं, भूकंप का, बिल्कुल सही है। हाइग्रोमीटर भाई ये किसका होता है, ये वायु की आर्द्रता मापने के काम आता है, जबकि दाब का मात्रक होता है पास्कल। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका गलत जवाब है और यही सही है हमारा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है भाई, 15 से 32 किया, 15 दूनी 30, 2 32, 42 दूनी 84, 2 86, 36 दूना 72, जो 74, 26 दूना 52, तो 54 होने चाहिए, तो यहाँ पे 56 आ गए। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोड को LOAD को MPBE लिख रखे हैं, तो भाई इनको हम सही से पूरा क्लीन करें। लोड LOAD को क्या लिखे MPBE। देखिए इसको हम नंबरिंग यदि कर लेना तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। और ड्राइव को क्या लिखते हैं भाई DRIVE, ड्राइव को क्या लिख रखे हैं, ड्राइव को लिखे ESJWF। तो इसको देखिए 6 23 10 19 5 5 22 9 18 4, यहाँ पर L कितने पे आता है 12 15 1 4 13, P 16 पे, B 2 पे और 5 पे। देखिए 12 से 13 मतलब 1 प्लस हुआ, मतलब +1 हो रहा है। 15 से 16 1 से 2 4 से 5, यहाँ पर 4 से 5 18, यहाँ भी +1 हो रहा है, तो यहाँ भी +1 कर दो ना। तो यल के बाद क्या आता है यम आता है। देखिए ऑप्शन नंबर ये कट हो गया। फिर देखिए यहाँ पर डी है, यहाँ पर बी है, तो देखिए ए के बाद बी आता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है। ऑप्शन काटेंगे तो हमको पूरा सवाल नहीं लगाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ई सेम, सभी सेम है, यहाँ से देख लीजिए आप। दूसरा क्या है आर के बाद क्या आता है, R 18 19 पे क्या आता है, यस आता है। पी वाला ये वाला बिल्कुल ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। पूरा सवाल हमको नहीं लगाना है, ऑप्शन से आधा सवाल ऐसे लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए देश दिया है आपका A B A देश, ऐसे तो दिया है भाई। अब देखिए ऐसे सवालों को करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इनको काउंट करना है, फिर उनके फैक्टर्स में देख लेना है। देखिए कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो भाई देखो या तो 3 के रूप में बनेंगे या तो 4 के रूप में बनेंगे। देखिए 4 4 के रूप में बना लो, 4 4। देखिए यहाँ भी अंत में ए है, यहाँ भी अंत में ए है, यहाँ भी, तो सही बात है। यहाँ अंत से पहले बी है, यहाँ अंत से पहले बी है, तो यहाँ भी अंत से पहले बी हो जाता है। तो यहाँ भी देखिए डबल ए है, तो यहाँ भी डबल ए होना चाहिए, यहाँ भी डबल ए। अब हमने क्या फिल किया है, हमने फिल क्या किया, ए फिल किया है, और दूसरे वाले में बीच में तो कुछ फिल नहीं किया है। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या ए फिल किया है और बी फिल।
मतलब ए बी आपका ऑप्शन आना चाहिए था भाई, ए बी ऑप्शन में आना चाहिए था। ऑप्शन नंबर इसमें भाई दिख नहीं रहे। देखिए ए बी ए सीरीज तो बन रही है हमारी। मैंने ए फिल किया है, उसके बाद ये वाला ए फिल किया है और बी फिल किया। अब इस प्रकार से नहीं लग रहा है तो देखते हैं भाई दूसरा तरीका लगा के, या हो सकता है इसमें ऑप्शन गलत हो, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। डेस ए बी ए बी ए डेस ए। अब यदि हम अब 3 और 4 के तो बनेंगे नहीं भाई, 3 का बनाएंगे तो यहाँ से नहीं बन रहा है। 5 का देख लें, 2 2 4 1 5, 2 2 6 का बनाओ, क्योंकि 12 है ना तो 6 का बनाओ। कितने का बनाना है मुझे? 6 का बनाओ। पहले नोट कर लेंगे, ए बी ट्रिपल ए बी ए डेस ए। देखिए या तो 3 का बनेगा या तो 4 का बनेगा, उसके बाद 6 का, तो 2 2 4 2 6 ऐसे बना सकते। देखिए यहाँ पर ट्रिपल ए है तो यहाँ पर भी ट्रिपल ए कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर बी कर देंगे और यहाँ पर शुरुआत में बी, तो इस प्रकार बी ए बी ट्रिपल ए। तो हमने क्या भरा? यहाँ पर बी भरा है, और उसके बाद में क्या भरा है? यहाँ पर बी और ए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन इसमें सही है सभी। अगला क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो है कागज को काटा गया है, सबसे पहले देखिए अब इस चीज को हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर आराम से इसको बना सकते हैं हम। कि इसको यदि हम बनाएंगे इस चीज को हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे। जब ये पूरा पेपर ओपन होगा तो इस प्रकार से होगा। तो एक स्टार यहाँ पर बनना चाहिए, एक स्टार यहाँ पर बनना चाहिए, एक स्टार यहाँ पर बनना चाहिए। ऑलरेडी एक तो 4 स्टार बनने चाहिए। यहाँ भी 3 स्टार बन रहे हैं, यहाँ भी 3 बन रहे हैं, यहाँ भी 3 बन रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही जवाब है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। कह रहा है आरेख में बताइए इंजीनियर, मनुष्य और चूहे। तो देखिए चूहे अलग होते हैं, इसमें भी इन्वॉल्व है, इसमें भी इन्वॉल्व है, इसमें भी। देखिए एक तो इंजीनियर हो जाएगा, और सभी इंजीनियर क्या होते हैं? ह्यूमंस होते हैं। और उसके बाद रेट्स आपके अलग होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। उसके बाद हमको मैथ्स और हिंदी और जीएस भी देखेंगे। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, हम एसएससी जीडी का जो है मॉडल पेपर जो टेस्ट होता है उसको सॉल्व कर रहे हैं। उसमें जीएस के क्वेश्चंस को देखते हैं। आपके जो है 20 जीएस के क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 से इसमें जीएस के क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन ए लार ग्रंथि, ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी है आपकी थायराइड ग्रंथि, एंड ऑप्शन डी है आपकी एड्रिनल ग्रंथि। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात लार ग्रंथि जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इनमें से ये तीनों जो ग्रंथियां हैं ये आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। कौन कौन सी? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि। जो पीयूष ग्रंथि है इसे हम मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। ठीक है, फिर एक अंतःस्रावी होती है ग्रंथियां, एक बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती है, और एक होती है मिश्रित ग्रंथियां। कैसी होती है? मिश्रित ग्रंथियां भी होती हैं। मिश्रित ग्रंथियां का मतलब है ऐसी ग्रंथियां जो एंजाइम एंड हार्मोन दोनों को स्रावित करती हैं, ऐसी ग्रंथियों को मिश्रित ग्रंथियां बोलते हैं। इनका उदाहरण हो जाएगा जैसे अग्नाशय, पैंक्रियाज। ये कैसी है? ये मिश्रित ग्रंथियां हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हमारे एग्जाम में पूछी गई है। एक चीज और देख लेते हैं, कभी कभी पूछी जाती है कि मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत। कौन सी है भाई?
यकृत जो है वो मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। अगर बड़ी देख ली है तो छोटी भी देख लेते हैं, तो सबसे छोटी कौन सी होगी? एक पेनियल ग्रंथि होती है। कौन सी? पेनियल ग्रंथि होती है, वो मानव के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से जो है याद करते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में से शामिल है। अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 26। देखिए, अगर आपको डायरेक्ट इसका आंसर आता तो बहुत ही अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट और अनुच्छेद आपके क्लियर है। लेकिन अगर जो है डायरेक्ट आंसर नहीं आता तो इसे हम ऑप्शन एलिमिनेट करके भी निकाल सकते हैं। भाई वो अधिकार की बात कर रहा है, लेकिन 45 तो डीपीएसपी से संबंधित है, तो 45 तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 45 डीपीएसपी है। फिर अनुच्छेद 26 ये अधिकार तो है, लेकिन अनुच्छेद 25 से 28 तक ये धार्मिक अधिकार से संबंधित है, लेकिन वहां पे तो शिक्षा का अधिकार कह रहा है। तो क्या भैया ये सही होगा? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 15 और 14 समानता के अधिकार के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में समानता के बारे में अधिकार की बात करते हैं, तो ये भी गलत हो गया। अनुच्छेद एक ही आपका बच्चा है, ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 21A के तहत ऐसा बताया गया है, ऐसा प्रोविजन किया गया है कि जो शिक्षा का निःशुल्क अधिकार है वो अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 21 में ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसका भी जो है प्रोविजन किया गया है। प्लस जो है हमें स्वच्छ पर्यावरण इसका भी प्रावधान जो है इसी में किया गया है। अनुच्छेद 21 जो है वो काफी ज्यादा ब्रॉड है, काफी ज्यादा विस्तृत संविधान वो विस्तृत आपका अनुच्छेद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी काकोरी रेल लूट कांड में शामिल नहीं था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल। तो उसका करेक्ट आंसर होगा जो भगत सिंह थे वो इस काकोरी रेल जो कांड हुआ था उसमें शामिल नहीं थे। बाकी जो ये तीनों शामिल थे। चंद्रशेखर आजाद शामिल थे, अशफाक उल्लाह खां शामिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे, राजेंद्र लाहौरी भी आपके शामिल थे। कौन शामिल थे? राजेंद्र लाहौरी। ऐसे लगभग में 10 व्यक्ति शामिल थे जिन्होंने इस जो है इस कांड को अंजाम दिया था। और यह जो है 1925 में लगभग में 10 अगस्त के आसपास यह कांड किया गया था। और काकोरी पड़ती कहां? तो लखनऊ के पास जो है काकोरी पड़ती स्टेशन। और 8 डाउन ट्रेन, उस ट्रेन का नाम भी कभी कभी पूछा जाता है, 8 डाउन सहारनपुर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन थी, उसको जो है इन्होंने रोका था, लूटा था। प्लस जो है ये भी पूछा जाता है कि भाई HRA जिसकी स्थापना 1924 में कानपुर में हुई थी, ये सभी के सभी उनके ही सदस्य थे, इस संस्था के ही सदस्य थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। होनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त या फिर समुद्रगुप्त? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। होनसांग जो कि एक चीनी यात्री था, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इसने सीयू की किताब लिखी, बहुत किताब इंपॉर्टेंट है, सीयू की किताब लिखी है ना। और इसने जो है बिहार का जो नालंदा विश्वविद्यालय है वहां पर रुककर जो है अध्ययन भी किया था। चीनी यात्री 2 हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो होनसांग और एक जो है एक और है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, होनसांग। चलिए खैर आगे जब ध्यान आएगा तब बताएंगे, ठीक है ना, अभी ध्यान नहीं आ रहा भाई। चलिए आगे देखते हैं। बंगाल का विभाजन करने वाला वायसराय कौन सा था? मिंटो, कैनिंग, मयो या कर्जन? तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें करेक्ट आंसर होगा जो लॉर्ड कर्जन था, उसी ने भारत में बंगाल का विभाजन किया था। कब किया था? तो 1905 में किया था। कब किया था? 1905 में किया था। और जस्ट 1906 में जब बंगाल का विभाजन हो जाता है
तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? जस्ट 1 साल के बाद में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की जाती है। कहाँ? ढाका में की जाती है। लॉर्ड मिंटो कौन था? तो लॉर्ड मिंटो जो है, आपने मार्ले मिंटो सुधार का नाम जरूर ही, मार्ले मिंटो सुधार का नाम देखा होगा, सुना होगा। तो ये 1909 में जो है ये भारत का जो वायसराय होता है। वही लॉर्ड कैनिंग कौन है? लॉर्ड कैनिंग भैया वही है जो 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय था। इसके समय में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। एक और बच्चा है लॉर्ड मयो, इसको भी मयो को भी देख लेते हैं। मयो ने भारत में जो है पहली जनगणना कराई थी। जनगणना कराई थी कब? 1971 में। कब कराई थी? 1971 में कराई थी। ठीक है, हालांकि 1972 में इसका डाटा आया था, मतलब जो है प्रॉपर 1972 में हो पाई थी। कभी कभी 1971 या 72 जो है माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों यार मेहनत मेरी पसंद आ रही तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करें। नेक्स्ट है सिपकीला, प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा कौन से राज्यों में पड़ता है? सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सिपकीला दर्रा आपका भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में पड़ता है। इनके अन्य दर्रे देख लेते हैं। तो जो सिक्किम का है वो हो जाएगा आपका एक नाथुला दर्रा, बहुत फेमस है, सिक्किम में ही आपका पड़ता है। जेलेपला दर्रा भी आपका सिक्किम में ही पड़ता है। जेलेपला दर्रा भी आपका कहाँ पड़ता है? सिक्किम में ही पड़ता है। उत्तराखंड के भी 3 दर्रे ध्यान रखो, माना, नीति और लिपू लेक। ये भी तीनों दर्रे आपके कहाँ के हैं? ये तीनों दर्रे आपके उत्तराखंड में पड़ते हैं। ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश के 3 ध्यान रखो, सिरोबा, इसकी ट्रिक है सिरोबा। तो सी से क्या? अभी जो हम लोग पढ़ चुके हैं सिपकीला दर्रा, है ना। रा से क्या है? रोहतांग दर्रा। और बा से क्या है? बारालाचा या इसे बाड़ा लाचा भी बोल देते हैं। क्लियर है भाई? यहां से हमने सारे ऑप्शन को बहुत ही अच्छी तरीके से देख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? मैंने सेपरेटली जो है जो किताबें हैं हमारे इतिहास की इंपॉर्टेंट, उस पर वीडियो बना रखी है। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि उन वीडियो को भी आप कवर करें, तभी आप टेस्ट पेपर लगाएं। ठीक है, चलिए अष्टाध्यायी के लेखक देखते हैं भाई कौन है। सुखदेव, पाणिनि, वाल्मीकि या वेद व्यास? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पाणिनि। पाणिनि ने जो है अष्टाध्यायी किताब लिखी है और ये संस्कृत भाषा में है। कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में। कभी कभी इसकी भाषा भी पूछता है और व्याकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? व्याकरण से संबंधित है। माना जाता है ऐसा कि ये किताब व्याकरण की सबसे पुरानी किताब है। वाल्मीकि ने और वेद व्यास, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। वाल्मीकि ने जो है रामायण लिखी है। क्या लिखी है? रामायण जो है वो वाल्मीकि ने लिखी है। और उसके बाद वेद व्यास ने जो है महाभारत लिखी है। क्या लिखी है? महाभारत लिखी है। ठीक है ना। तो इनको भी साथ साथ में देखते हुए चलना है, क्योंकि कंफ्यूजन तभी दूर होगा जब ऑप्शन दिए होंगे उनके बारे में आप कंफ्यूज जो है कुछ न कुछ जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर लंबी होती तो प्लीज देखते हुए चलें, क्योंकि एक चीज तो कॉन्सेप्ट तो आपके क्लियर हो रहे हैं, कंफ्यूजन तो दूर हो रहा है, कम से कम इतना तो फायदा आपको मिल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं जल्दी से। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? ऑप्शन ये आपके रहे हैं शिशुनाग, महापद्म नंद, कालाशोक या उदयभद्र। तो इसकी तो मैंने शॉर्ट ट्रिक ही बता रखी है आपको, शॉर्ट वीडियो भी मैं बनाता हूँ। एक ये पहली बौद्ध संगति थी, ये दूसरी थी, ये तीसरी थी, एंड ये कौन सी थी? चौथी थी। तो देखो कौन सी कह रहा है भाई कि द्वितीय पूछ रहा है, द्वितीय, तो जो दूसरे का नाम होगा वो का से होगा। अब इसमें बताओ एक ही ऑप्शन है जो का से शुरू है। अब ऐसे डायरेक्ट जो है आंसर निकाल, शिशुनाग नहीं होगा, महापद्म नंद नहीं होगा, उदयभद्र नहीं होगा, कालाशोक। इस वाले ए से क्या है कि पहली बौद्ध संगति हुई थी, इस वाले ए का मतलब है अजातशत्रु।
तो वो जो है अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। के का मतलब है यहाँ पे कालाशोक, तो दूसरी जो हुई थी वो कालाशोक के शासन काल में या राज्य काल में हुई थी। फिर इस वाले ए का मतलब है अशोक, जो ग्रेट अशोक जिसे बोलते हैं, तो तीसरी जो होगी वो अशोक के शासन काल या राज्य काल में होगी। और चौथी जो है इस वाले के का मतलब क्या है, कनिष्क, जो कि कुषाण वंश का था, तो उसके शासन काल में होती है। खैर देखिए, वीडियो वैसे बहुत ज्यादा लंबा होने की पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1875, ऑप्शन बी 1870, ऑप्शन सी 1880, ऑप्शन डी है 1865। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1875 ईस्वी में। और कहा, मुंबई में। कहां पे, मुंबई में जो है किसने की थी, दयाराम सरस्वती, दयाराम सरस्वती, तो इन्होंने जो है मुंबई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। शुद्धि आंदोलन भी दयाराम सरस्वती ने ही चलाया था। क्या चलाया था, शुद्धि आंदोलन भी दयाराम सरस्वती ने चलाया था। उसके बाद में जो वेदों की ओर लौटो नारा भी इन्होंने ही दिया था। क्या दिया था, वेदों की ओर लौटो, ठीक है, वेदों की ओर लौटो, तो इन्होंने ये नारा भी दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं जस्ट, क्योंकि हिंदी के भी क्वेश्चन मुझे करवाने, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं। कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में जो कमेंट कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अरे हट जा भाई, क्या हो गया, देर में देर और करवा रखा है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस पे मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, संविधान के भाग हो, चाहे सूचियां हो, चाहे अनुच्छेद हो, तो उसको भी आप जरूरी देख लें। भाग 3 में कह रहा है मौलिक अधिकार है, या भाग 2 में है, भाग 4 में, या भाग 1 में। तो करेक्ट आंसर होगा भाग 3, जिसमें जो है मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। पहले हमारे मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन अब 1 कम हो गया, तो कितने हो गए, 6। वही मौलिक कर्तव्य भी बहुत ज्यादा पूछता है। पहले हमारे मौलिक कर्तव्य 10 थे, लेकिन बाद में 1 जोड़ दिया गया, तो वर्तमान में कितने हो गए, 11 हो गए। भाग 2 किससे संबंधित है, तो भाग 2 जो नागरिकता होती है उससे संबंधित है। किससे संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है भाग 2। भाग 4 किससे संबंधित है, DPSP, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। कभी कभी 4A पूछता है, तो अगर 4A पूछे तो आंसर क्या होगा, तो होगा हमारे मूल कर्तव्य। क्या होगा, मूल कर्तव्य जो है भाग 4 में दिए गए हैं। भाग 1 में क्या है, तो भाग 1 में बताया गया है राज्य व उसके, राज्य एवं उसके क्षेत्र। अगर आप संविधान के अनुच्छेद पे अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं, तो मैंने प्रॉपरली जो है अलग से इसकी मैं एक सीरीज चला रहा हूं अनुच्छेद की, तो वो वीडियो आप जरूर ही डेली देखें, उससे आपके सारे अनुच्छेद क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया है। अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 86 या अनुच्छेद 42। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 73, संविधान संशोधन 73वां, और ये जो है 1992 में किया गया, लेकिन लागू कब किया गया, तो 24 अप्रैल, लगभग में 24 अप्रैल 1993 में ये लागू हुआ, जिसके तहत कौन सा भाग, तो भाग 9वां जो है वो हमारे संविधान में जोड़ा गया था। वर्तमान में 12 भाग है ना, सॉरी मैं कह रहा हूं 12 भाग, 9वीं अनुसूचियां जोड़ी गई है ना। क्या किया गया, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44वां संविधान संशोधन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके तहत जो धन संबंधी जो मौलिक अधिकार था, उसको जो खाली वैधानिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में, सन 2002 में यहाँ पे क्या किया गया, जो 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार भी हमें दिया गया 2002 में। इसको ध्यान में रखते हुए चलना है। 42वें संविधान संशोधन को हम मिनी संविधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनी संविधान भी कहते हैं। ओके चलिए ठीक है। ये यहाँ पे मैं कुछ बता रहा था शायद, तो यहाँ पे जो है 9वां वही आएगा, 9वां भाग आएगा, ठीक है ना। तो इसको जो है ध्यान में रखते हुए चलना। चलिए आगे देखते हैं। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के
अंतर्गत किस सूची में आता है? समवर्ती सूची में आएगा, संघ सूची में आएगा, अवशिष्ट विषय में आएगा या राज्य सूची में आएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा संघ सूची। संघ सूची का मतलब है, संघ सूची का मतलब क्या है कि जिसपे जो है क्या बोलते हैं, जिसपे केंद्र ही सिर्फ कानून बना सकती है, ठीक है। जैसे मान लो बैंकिंग व्यवस्था हो गई, रेल व्यवस्था हो गई, उस पर सिर्फ जो है कौन कानून बना सकता है? वो सिर्फ जो है उस पर केंद्र ही कानून बना सकता है। ओके, वर्तमान में इसमें कितने वो हैं विषय हैं? तो 100 विषय संघ सूची में हो गए हैं आपके, ध्यान रखोगे आप लोग, ठीक है। राज्य सूची में कितने हैं? तो राज्य सूची में 51 थे, 5 और जोड़े गए तो 56 जो है इसमें हो गए। ओके, और समवर्ती सूची में कितने हैं? तो 47 जो है वो समवर्ती सूची में विषय हैं। कभी कभी ये अलग से पूछा जाता है तो उनको भी ध्यान में रखते हुए चलना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 33। मुझे थोड़ा फास्ट करना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो को मुझे लंबा नहीं खींचना है। कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? गोबी कह रहा है, अराबिया कह रहा है, कालाहारी कह रहा है, अटाकामा कह रहा है। अगर आपको थोड़ी बहुत मैप के ऊपर पकड़ है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी के साथ में लगा सकते हैं। उष्णकटिबंधीय आपको पता होगा पृथ्वी का वह क्षेत्र जो कर्क और मकर रेखाओं के बीच में पड़ता है उसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो इसमें गोबी ही इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि गोबी जो है मंगोलिया और रूस के बीच में पड़ता है और रूस आपको पता होगा ठंडा इलाका है, रूस में काफी ज्यादा ठंड पड़ती है तो उष्णकटिबंधीय वो होगा नहीं। अरेबिया जो कि आपका ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है ना, दुबई है, संयुक्त अरब अमीरात है, उन देशों में ये जो है मरुस्थल पड़ता है। कालाहारी ये साउथ अफ्रीका में पड़ता है, बोत्सवाना है वहां पे पड़ता है। अटाकामा ये चिली, आपने नाम खूब सुना होगा भाई, चिली है, पेरू है, तो इन देशों में ये पड़ता है। ये सारे के सारे कैसे उष्णकटिबंधीय है, लेकिन ये कैसा, ये शीतोष्णकटिबंधीय है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज और बता देता हूं, कभी कभी हमें गोबी और गिब्सन में जो है क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। तो गोबी ये तो मैं बता चुका हूं, गोबी जो है कहां पड़ता है आपका? गोबी पड़ता है आपका, अभी बता चुका हूं, जस्ट मंगोलिया और रूस के बीच में। वही ये गिब्सन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ये गिब्सन पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया में। कहां पड़ेगा? ऑस्ट्रेलिया में। ओके, चलिए ठीक है। क्वेश्चन 34, सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? भ्रूण, पोष, छाल, फलवित्ती या पत्तियां? तो इसका आंसर होगा छाल। और किसके काम आता है? सिनकोना की जो छाल है वो हमारे काम में आ जाती है, मतलब औषधि ये जो है एक प्रकार का देता है हमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ज्यादा व्याख्या नहीं कर पाएंगे क्योंकि भाई वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 35, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन है 26 जनवरी 2015, 31 जनवरी 2015, 20 जनवरी 2015 या 1 जनवरी 2015। तो उसका करेक्ट आंसर होगा 1 जनवरी 2015। इसमें थोड़ा बता देते हैं, योजना आयोग पहले तो जो है योजना आयोग का गठन किया गया था 1950 में। कब किया गया था? 1950 में। इसने जो है भारत में पहली योजना लागू की। पहली योजना कब लागू की? तो 1951 में इसने जो है पहली योजना लागू की। इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के अध्यक्ष, इसके भी पीएम अध्यक्ष होते थे। और जो इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई, तो उसमें भी उसके अध्यक्ष कौन होते? नीति आयोग के, तो पीएम ही इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। पूछा जाता है कि नीति आयोग के वर्तमान में बताओ सीईओ कौन है, तो आप जो है मुझे कमेंट करके बताएं कि सीईओ कौन है, ठीक है ना। चलिए जस्ट आगे बढ़ते हैं। टीएबी का टीका किस रोग से बचाव करता है? ऑप्शन ए मियादी बुखार, ऑप्शन बी डिप्थीरिया, ऑप्शन सी है काली खांसी, ऑप्शन डी है तपेदिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मियादी बुखार। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? कहने का मतलब जो गांधी जी है वो सत्याग्रह में सबसे बाद में किस चीज को करते थे? अगर सत्याग्रह करते तो बहिष्कार, धरना, हड़ताल या फिर उपवास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए आपका उपवास। क्या आंसर आना चाहिए? उपवास जो है इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। आगे देखते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं, या फिर नई दिल्ली,
तो कर्नाटक के मैसूर में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान स्थित है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। केसर प्राप्त किया जाता है, कह रहा है कि जो केसर एक पौधा होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है? पुष्प वार्तिकाग्र से, पत्ती से, बाह्य तलपुंज से या कलिका से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पुष्प वार्तिकाग्र से केसर प्राप्त किया जाता है। जो है केसर के उत्पादन में भारत में पहला स्थान J&K का है। J&K का मतलब जम्मू एंड कश्मीर का है। जीएस का लास्ट क्वेश्चन है आज के पेपर का, कह रहा है कि भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत कब दिया? गोलकनाथ मामले में, सज्जन सिंह मामले में, केशवानंद भारती मामले में अथवा शंकरी प्रसाद मामले में? तो उसका करेक्ट आंसर होगा केशवानंद भारती मामले में, जो कि 24 अप्रैल और 1973 को आया था। इसी में जो है एक जो है बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया गया। क्या दिया गया? बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया गया। इसके तहत बताया गया कि जो है जो संविधान है, संविधान उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन जो संविधान की मूल आत्मा है, जो जड़ है, वो नहीं बदलनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारे एसएससी जीडी प्रैक्टिस नंबर 2 में मैथ के 20 क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं बहुत ही आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 2 की पावर 51 प्लस 2 की पावर 52 प्लस 2 की पावर 53 प्लस 2 की पावर 54 प्लस 2 की पावर 55 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है? ऑप्शन ए है आपका 23, 58, 124 और 127। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिए 2 की पावर 51 दिया है आपको, 2 की पावर 52 दिया है, 2 की पावर 53, 2 की पावर 54 प्लस 2 की पावर 55। यहां से हम कॉमन ले लेंगे जो सभी में हो। तो 2 की पावर आपका 51 हर जगह है, तो 2 की पावर हम 51 कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा? यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 बचे। क्लियर? तो 2 की पावर 51 ज्यों का त्यों रहेगा। देखिए किसी की भी पावर अगर 0 है तो कितना आता है? 1 आता है। तो 1 प्लस 2 की पावर 1 का मतलब 2, यहाँ पर 4, 8 और 16, इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा? देखिए 16 4 20 और 8 और 10 30 और 1 31, मतलब 2 की पावर 51 गुणे में 31। तो ये जो संख्या है आपकी 31 से पूर्णतः विभाजित होगी। किससे? 31 से पूर्णतः विभाजित होगी। या तो कोई 31 का गुणज होना चाहिए। तो भाई देखिए 31 का गुणक कौन सा है इसमें? 23 भी नहीं है, 58 भी नहीं है, 127 भी नहीं है, 124 आपका 31 का गुणज है, क्योंकि इसको जब हम 4 से मल्टीपल करेंगे तो कितना है? 4 × 4 4 3 12, क्योंकि यहाँ से हमको 4 मिल जाए, यहाँ से हम 4 निकालेंगे, आराम से आपका क्वेश्चन लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 124। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 42। देखिए वे 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं जिनके वर्गों का योग 25 होता है? बहुत ही सिंपल है। देखिए 2 दूना 4 और 9, 9 4 13 ही हो गए, 3 3 9 और 16 25। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। इसके लिए कुछ भी आपको नहीं करना। स्क्वायर अगर कंठस्थ है तो ऐसे ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात 3:1 था। यदि 60 कम ने आवेदन किया होता और 30 कम चयनित होते तो चयनित और अचयनित का अनुपात 5:1 होता। कितने उम्मीदवारों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया? तो देखिए सबसे पहले क्या है? चयनित और अचयनित। ये हो गए भाई चयनित, कितने हुए? 3x, और अचयनित ये कितने भाई? 1x, तो x ही लिख देंगे। अब हमको अनुपात क्या कह रहा है? यदि 60 कम ने आवेदन किया होता, ये देखिए चयनित आपके 3x हुए, अचयनित आपका x हुआ है, तो आवेदक कितने हैं? आवेदक जिन्होंने आवेदन किया है, तो जो चयन हुए हैं उन्होंने भी आवेदन किया है, जिन्होंने जो चयन नहीं है उन लोगों ने भी आवेदन किया है। तो टोटल कितने हो गए आपके पास? 4x, क्योंकि यहाँ पर आवेदन कम करना है तो हम 4x से कंपेयरिंग करेंगे। क्लियर? अब देखिए कह रहा है यदि
60 कम ने आवेदन किया, यहाँ पर आवेदन कितना है 4x, तो हम 60 कम कर देंगे। और 30 कम चयनित होते, चयनित हुए थे 3x, तो मैंने 30 कम कर दिया। तो अनुपात कितना होता, चयनित और अचयनित का अनुपात कितना होता, 5:1। देखिए चयनित कितने होते भाई 5, तो चयनित वाला हमने नीचे रखा है ना 3x, तो नीचे हो जाएगा 5। और ऊपर क्या है, ऊपर आपका दिया है टोटल आवेदक। देखिए चयनित 5 होंगे, अचयनित 1 होगा, तो आवेदक कितने रहे होंगे 6 रहेंगे। कितने रहे होंगे भाई 6 रहेंगे। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 5 से इसको गुणा करेंगे, 5 चौके 20x, 5 चौका 30 मतलब 300। 6 से इसको गुणा करेंगे, 6 3 18x और 6 3 18x 180। 18x को इस पार लाएंगे, 300 को उस पार ले जाएंगे, तो 20x माइनस 18x बराबर में माइनस का 300, तो इस पार आएगा प्लस का 300 हो जाएगा, माइनस का 180। तो यहाँ पर बचा आपका 2x और इस पार आपका कितना बचा है 120। तो x बराबर कितना हो गया आपका 60 हो गया। x की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 60 हो गई। आपसे पूछा क्या कितने उम्मीदवारों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था, तो आवेदक आपके पास कितने थे 4x, तो आवेदक 4x थे, तो 4 × 60 4 × 24 240 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आवेदन किया है। तो 240 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 का, एक छात्र ने दी गई संख्या 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय गलती से 46 के बजाय 64 लिखा। भाई लिखना था 46 और लिख बैठे आप 64, ज्यादा लिख दिया आपने ना। और औसत कितना निकाला गया भाई, औसत कितना उनका निकल रहा है, एवरेज कितना भाई निकल रहा है 50 निकल रहा है, एवरेज कितना निकल रहा है 50। देखिए 46 को आपने 64 लिख दिया, ज्यादा लिखा है वो भी 10 संख्याओं पे औसत, तो देखिए कितना अधिक लिखा है भाई, 14 से 6 गया 8 और यहां से 18 अंक आपने एक्स्ट्रा लिखे हैं। तो औसत अंक कितना एक्स्ट्रा लिखा है भाई, 10 संख्याएं हैं, तो एवरेज आपने कितना एक्स्ट्रा लिख दिया है, एवरेज आपने कितना एक्स्ट्रा लिख दिया है 18। 10 संख्याओं पे 18 कम करेंगे तो 1.8 आपका एवरेज एक्स्ट्रा हो जाना चाहिए। आपका जो एवरेज निकला है वो 1.8 एक्स्ट्रा निकला है। तो भाई हमका रियल एवरेज निकालना है। रियल एवरेज हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा एक्स्ट्रा निकला है भाई उसको घटा दीजिए, 50 से 1.8 को घटाएंगे, 1.8 आपको घटाना है। मान लीजिए आप 2 घटाएंगे तो 48 बचेगा, और एक्स्ट्रा घटा दिए 0.2 तो 48.2 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपए का 1080 हो जाए। तो इसका फार्मूला क्या होता है भाई, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100, यही तो होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका 1080 है, प्रिंसिपल आपका 3000 है, रेट आपकी 12% है, टाइम आपको निकालना है, बटे में 100 है, 0 से 0 सामने वाले भी 0 काट सकते हैं, 12 नेमा 108, यहाँ पर 9 बचे, यहाँ पर 3 3 3 9, तो टाइम आपका कितना हो गया भाई 3 वर्ष। टाइम कितना हो गया 3 वर्ष हो गया। सिंपल इंटरेस्ट हाई स्कूल में तो लगाए होंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 आपका क्या है, 2 बसें क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही हैं। यदि दूसरी बस पहली बस की अपेक्षा यात्रा में 15 घंटे कम लेती है, 2 लंबी हैं, तो बताइए 15 घंटे कम लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा ये क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ पर 15 घंटे नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर आपका 2 सही 1/5 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए भाई, यहाँ पर मिसप्रिंट है, 2 सही 1/5 कम ले। क्लियर। अब देखिए एक की स्पीड 45 है, एक की स्पीड 60 है। मैंने मान लिया एक पहली बस है, यहाँ पर दूसरी बस है, इसको टाइम कितना लग रहा है भाई x घंटे, और इसको टाइम कितना लगेगा कम लगेगा इतना, तो ये कितना है 5 दूनी 10 और 11/5। तो शायद यहाँ पर मिसप्रिंट होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए था 5 सही 1/2। क्लीन कर देते हैं,
दो बसें क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है। यदि दूसरी बस पहली बस की अपेक्षा, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है भाई, यहाँ पर आपका सही से होना चाहिए 5 सही 1/2, कितना होना चाहिए 5 सही 1/2 घंटे होना चाहिए था। ठीक है, तो बताइए यात्रा कितनी। तो हम देखिए यहाँ पर टाइम, एक बस इस पार मान लीजिए, एक बस यहाँ पे सेकेंड बस, इसका हम मान लेंगे टाइम कितना लगा भाई x आवर, तो इसका टाइम कितना भाई, कितना कम लगेगा 11 सही, x से हम 11/2 घंटे कम कर देंगे इसका वो टाइम। अब देखिए इस पार स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस पार स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर घंटा, क्योंकि तभी तो इसको टाइम कम लग रहा है भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए दूरियां दोनों क्या कर रही है, क्रमशः दूरियां तो दोनों के लिए सेम है, तो हम कह सकते हैं d1 बराबर में d2 दोनों में बराबर ही होंगी। तो इस बार दूरी क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, तो इस बार करिए भाई 45 गुणे x, इस बार 60 गुणे में x माइनस 11 में, तो 15 3 45 15 चौके 60, तो यहाँ हो गया 3x, और इस बार कितना हो गया 4x और माइनस 11 चौके 44 में, तो 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 22 आएगा। 22 को इस पार लाएंगे, 3x को उस पार ले जाएंगे, तो 22, 4x से आपका 3x गया तो कितना बचा भाई x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 22, और 22 x क्या दे रखा है भाई, मैंने टाइम दे रखा है, तो कितना टाइम लगता है दोनों भाई, इसको लगता है 22 घंटे, तो दूरी कितनी है 45 गुणे x, दूरी कितनी है भाई 45 गुणे x, तो भाई 45 और x का मान है आपका 22, तो 45 देखिए 45 और 22 की आप गुना करेंगे तो कितना होगा 45 दूना 90 और 11 ने 99, तो 990 किलोमीटर की आपकी दूरी हो जाएगी। तो दूरी कितनी हो जाएगी भाई आपकी 990 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट था, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या से 2 गुनी और तीसरी संख्या से 3 गुनी है। मान लीजिए भाई तीन संख्या है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। देखिए या तो आप अलग अलग संख्याओं को मानिए, एक में मानना है तो तीनों को एक साथ में हमको सोचना और समझना पड़ेगा। दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुनी है, दूसरी संख्या जो है पहली संख्या की 2 गुनी, क्लियर। यदि और क्या है, तीसरी संख्याओं से 3 गुनी है। पहली संख्या से दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से 2 गुनी और तीसरी संख्या से 3 गुनी, तीसरी संख्या से 3 गुनी, यही तो कह रहे हैं। तो भाई यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं हम लोग, तो कितना अनुपात हो जाएगा 3:6:2, ये उनका अनुपात होगा। यदि तीनों संख्याओं का औसत कितना है 33 है, तीनों संख्याओं का औसत कितना है 33, तो औसत तीनों संख्याओं का आपका 33 हो गया, तो योगफल कितना हो जाएगा भाई, 3 संख्या है तो औसत गुणे संख्या है, योग कितना हो जाएगा भाई आपका 99, योग कितना हो जाएगा 99। लेकिन यहाँ पर देखिए कितना योग हो रहा है 6 2 8 3 11, तो 11 बराबर कितना हो गया 99, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 9, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी 6, तो 6 नाम 14 सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी 9 6 14। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। ए एक कार्य को 12 दिन में, बी 18 दिन में करता है। ए देखिए भाई 12 दिन में करता है और बी आपका 18 दिन में करता है, तो कितना हो जाएगा 36, 12 3 36, 18 2 36, दोनों मिलकर 5 काम करते हैं। यदि आपको ये क्वेश्चन ना समझ में आए, मैंने वर्क के टाइम पे आपके 5 वीडियोस बनाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब देखिए क्या करें, दोनों मिलकर 4 दिन साथ काम करते हैं, तो 4 दिन में किया गया था, 4 दिन में कितना कार्य हो जाएगा भाई, एक दिन में दोनों मिलकर 5 करते हैं, तो 4 दिन में कितना करेंगे 20, तो कार्य का कितना भाग बाकी रहेगा, तो शेष कार्य पहले भाई देखें, शेष कार्य कितना बचा, टोटल कार्य हमारा कितना है 36, 36 से आप 20 घटाएंगे तो कार्य कितना बचेगा 16, शेष कार्य कितना है हमारे पास 16। भाग पूछ रहा है 16 कितना होगा, भाग किसका 36 का, 4 चौके 16, 4 निमा 36, 4/9, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 49।
15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, नए घोल में चीनी का परसेंटेज क्या होगा। ये आपका एलाइगेशन मिश्रण से है, जो कि मैंने अभी चैप्टर नहीं पढ़ा है, फिर भी इस क्वेश्चन को देखेंगे कैसे करेंगे। भाई विलियन आपका कितना है 15 लीटर, ठीक है। अरे चीनी 40% है, तो चीनी भाई निकालिए कितनी है, 40% है तो लीटर में कितनी होगी, 15 का 40% निकालिए भाई, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 5 3 15, 6 लीटर आपकी चीनी हो गई। तो भाई इसमें पानी कितना रहा होगा, 9 6 15 होता, तो 9 लीटर आपका क्या रहा होगा, पानी रहा होगा। अब कह रहा है कि भाई 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो पानी 3 लीटर मिलाएंगे तो पानी कितना हो जाएगा भाई, पानी हो जाएगा आपका 12 लीटर, चीनी तो 6 लीटर रहेगी, और घोल कितना हो जाएगा आपका भाई, 3 लीटर पानी मिलाया गया तो घोल कितना हो जाएगा, पहले 15 था, 3 लीटर पानी मिलाया, घोल कितना हो गया 18 लीटर। चीनी का परसेंटेज पूछा है, चीनी कितनी है, चीनी तो 6 ही लीटर है और घोल हो गया है 18 लीटर, तो 6 लीटर का परसेंटेज 18 लीटर में निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 3 18, 3 से जब हम 100 को डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 33, सही 1/3%। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। 8000 की राशि 5% की वार्षिक दर से, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय या कितने वर्षों में 9261 रुपए हो जाएगी। देखिए 5% कभी भी चक्रवृद्धि का ब्याज है तो इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ेंगे, तो कितना हो जाता है 1/20 हो जाता है, क्लियर। अब हम 8000 करने के लिए कितना करते हैं भाई, 20 है तो मतलब 20 का 21 हो जाता है एक वर्ष में, और 8000 हम करेंगे तो 20 की पावर कितनी करनी पड़ेगी भाई, 20 की पावर यदि हम 3 कर दें तो कितना हो जाता है 8000 हो जाता है, और यहीं पर यदि हम 21 की पावर 3 करें तो कितना हो जाता है आपका 9261 हो जाता है, क्लियर। तो देखिए ये क्या होता है, पावर में यही तो टाइम होता है, तो 3 वर्ष में आपका मिश्रण 9261 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, कह रहे किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, इस पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। देखिए 10% कोई भी किसी भी वस्तु का यदि हम मूल्य की बात करें तो कितना होता है 100%। 100% मैंने माना वस्तु का मूल्य था, 10% की कमी की तो कितना हो गया भाई 90%। अब बता रहा कितना मुझे बढ़ाना चाहिए, कितनी वृद्धि करनी चाहिए कि सेम कंडीशन में आए, भाई 90 है तो 90 से हमको कितना बढ़ाना चाहिए, 10 बढ़ाना चाहिए। हमेशा याद रखें, आपको लॉजिकल याद करना है, यदि हमको वृद्धि करनी है तो नीचे हमेशा कम वाले को रखेंगे। भाई वृद्धि किस में कर रहे हैं, 90 में कर रहे हैं तो बट्टे में क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा, गुणे में क्या परसेंटेज निकालना तो गुणे में 100, 0 से 0, 100 से जब हम 99 को 9 को 100 को जब हम 9 से काटेंगे तो 11 से 1/9%, 11 ने 99 और 100 कितना आ गया भाई 11 सही 1/9%, या कह सकते हैं भाई 100/9%, ये भी तो ऑप्शन नंबर सही है, ठीक बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, दो संख्याओं 9 और 24 का तृतीयानुपात ज्ञात कीजिए। देखिए तृतीयानुपात है, वर्गानुपात है, मध्यानुपात है, ये सब मैं अनुपात वाले वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी भलीभांति समझा चुका हूं। तो देखिए तृतीयानुपात का मैंने फार्मूला आपको क्या बताया था, तृतीयानुपात, और नहीं आपको आता तो सीख लीजिए अभी से, b² क्या होगा b², b का मतलब दूसरा वाला, तो 24 का स्क्वायर का मतलब 24 गुणे 24, a का मतलब पिछली वाली संख्या, तो काटिए भाई 3 3 9, 3 8 24, 3 8 24, तो 8 8 64, ये आपका तृतीयानुपात हो गया। क्या है भाई ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है भाई, दो रेलगाड़ियां समान चालों से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 120 मीटर, यह भी 120 मीटर की है भाई, यह भी 120 मीटर की है, दोनों आपस में विपरीत दिशा का मतलब एक दूसरे की दिशा में चल रही है, प्रत्येक की लंबाई आपकी कितनी है 120 मीटर की, और एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती है। स्पीड कितनी है भाई, स्पीड तो निकालनी है शायद है, दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, देखो वो जब दो ट्रेनें आपस में क्रॉस करेंगी तो वो अपनी ही दूरी को क्रॉस करेंगी 12 सेकंड में, तो दूरी कितनी हो जाएगी आपकी 240 मीटर हो जाएगी, और टाइम उनको कितना लग रहा है 12 सेकंड लग रहा है। तो मैं स्पीड पूछ सकता हूँ कि भाई स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटे टाइम, दूरी है 240 मीटर और 12 सेकंड लगते हैं, तो 12 दूनी 24, 20 मीटर पर सेकंड, स्पीड क्या है आपकी 20 मीटर पर सेकंड, बट किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम क्या करते हैं भाई 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया भाई, 5 चौके 20, 18 चौके
72, तो 72 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से दोनों गाड़ियां आपस में आ रही हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोल शीशे की बॉल को पिघलाकर 3 mm त्रिज्या वाली, देखिए सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, mm में कितने सेंटीमीटर होते हैं, यदि ये आपको नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल नहीं होगा। देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर कितने, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10, और यदि मैं 1 mm की बात करूं तो इसमें सेंटीमीटर कितने होंगे, 1/10 है। तो देखिए किसी भी त्रिज्या को एक रूप में, दोनों को एक ही रूप में लें, या तो आप सेंटीमीटर को mm में बदल लें और या तो mm को सेंटीमीटर में बदल लें, तो मैं इसको mm में बदल लूंगा। तो देखिए अगर मैं बॉलों की संख्या की बात करूं भाई, बॉलों की संख्या बराबर कैसे, कहीं भी हो किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा बड़े वाले क्या है, बड़े गोले का आयतन और बटे में हमेशा छोटे गोले का आयतन। तो बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, पाई r1 क्यूब, और इस बार 4/3 पाई r2 का क्यूब। तो देखिए ये तो आपस में कट जाएगा, तो बचेगा क्या, r1 और r2। तो r1 यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है तो इसको हम 60 mm बोल सकते हैं, r2 आपका ऑलरेडी 3 mm थी, तो क्यूब है ना, तो 60 गुणे 60 गुणे में 60, और नीचे कितना है 3 है, तो 3 गुणे में 3 गुणे में 3, 3 20 3 60, 20 3 60 और 20 3 60, तो 20 का क्यूब कितना होता है भाई 8000, तो लगभग में कितने गोले बनेंगे, 8000 बनेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका सही जवाब। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा, मतलब भाई देखिए किसी भी वस्तु का मूल्य कितना होता है, 100 होता है, 6% की हानि पर बेचा मतलब 94%। क्लियर। यदि उसने वस्तु को 64 रुपए अधिक में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। कितने में 10% का लाभ होता, मतलब वो 110%। कितने में अधिक बेचा होता, 64 रुपए। यहाँ पर कितना हो रहा है भाई, यहाँ पर कितने अधिक में बिक रहा है, 16% में, रुपयों में बता रहा है 64, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई 4, और मूल्य क्या था, अंकित मूल्य लागत की कितना था आपका 100 था, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 400। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। कह रहा है एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भरता, माना पाइप ए है वो 12 घंटे में भरता है, और पाइप बी जो है पूरे अन्य पाइप पूरे भरे हौज को 18 घंटे में खाली कर सकता है, 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो कितना भरने में समय लगेगा, एलसीएम इनका कितना होता है 36, 12 3 36, 18 2 36। देखिए ये आपका भर रहा है, प्लस की वैल्यू, खाली कर रहा है तो माइनस, 3 से 2 गया, एक ही तो भरेगा, भरना कितना है 36, तो टाइम कितना लगेगा भाई 36/1, 36 घंटे लगेंगे, 36 घंटे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। दो बेलनों की त्रिज्या कितनी दी है, 2 अनुपात, मतलब R1 अनुपात R2 बराबर है 2:3, और ऊंचाइयों की H1 अनुपात H2 बराबर कितना है 5:3 दिया। क्लियर। अब कह रहा है इनके आयतनों का अनुपात। सबसे पहले आपको बेलन के आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है बेलन का आयतन भाई, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो हम कह सकते हैं आयतन, दोनों का आयतन निकालना है, आयतन 1 2, तो क्या हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर H1 अपान में पाई R2 का स्क्वायर H2। देखिए पाई से पाई तो कट जाएगा, R1 कितना है भाई 2, तो 2 का स्क्वायर गुणे H1 कितना है आपका 5, तो 5, R2 कितना है भाई, R2 है आपका 3, तो 3 का स्क्वायर, और H2 कितना है आपका 3, तो 2 दूना 4, 4 पंचे 20, और 3 तिया 9 तिया 27, 20:27 आपका आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। किसी कक्षा में छात्रों की संख्या 55 है, छात्र और छात्राओं के बीच 5:6, मतलब
बॉयज एंड गर्ल्स कितने हैं भाई? 5:6 हैं, जबकि वो टोटल कितने हैं? 55 है। अनुपात में कितने हैं? 11। तो 11 बराबर 55 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बोल रहा छात्राओं की संख्या मतलब गर्ल्स की संख्या कितनी है? 6। 6 पंचे 30 हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। 6 सदस्यों वाले एक परिवार के सदस्यों की आयु 3 वर्ष पहले 25 वर्ष थी। देखिए 3 वर्ष पहले औसत कितना था? 25 वर्ष। तो भाई वर्तमान में औसत कितना हो जाएगा? 28 वर्ष हो जाएगा। तो 6 सदस्य हैं, तो 6 सदस्यों का योग कितना हो जाएगा भाई? 28 गुणे में 6, 6 × 48, 6 दूनी 12, 4 16, 168 वर्ष के हो जाएंगे 6 लोग। कह रहा है इसी दौरान परिवार में एक नए बच्चे को अपनाया गया और परिवार की औसत आयु उतनी ही है जितनी 3 वर्ष थी। अब देखिए 7 सदस्य हो गए, क्योंकि एक नया बच्चा आया है तो उसको भी जोड़ेंगे। 7 सदस्यों की औसत आयु कितनी है? जितनी 3 साल पहले थी। पहले कितनी थी भाई? 25 वर्ष। तो औसत कितना है? 25 है औसत। तो योग कितना हो जाएगा भाई? 25 गुणे में 7, 25 × 150, 175 वर्ष। तो भाई कितनी बढ़ गई? पहले 168 थी, अब 175 हो गई। तो बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी? 175 माइनस 168, 2 और 5 7 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति ने एक घड़ी 10% की छूट पर खरीदी। 10% छूट पर खरीदने का मतलब 90% पे खरीदी। यदि वह उसे 20% छूट पर खरीदता, मतलब 80% पे खरीदता, तो उसे घड़ी 125 रुपए कम में मिलती। यहाँ पर कितने 10% की वैल्यू, वहां पर कितना बता रहा है? 125 रुपए कम में मिलती। अंकित मूल्य कितना होता है? हमेशा 100 होता है कि नहीं होता है? 100% की। भाई 10% की 125 है तो 100% की कितनी हो जाएगी? इधर क्या परिवर्तन है? 1 जीरो एक्स्ट्रा है, तो इधर भी 1 जीरो एक्स्ट्रा कर दो। 1250 रुपए का अंकित मूल्य इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब होगा। आपके क्वेश्चंस 20 के हो चुके हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं। अब हम देखने वाले हैं हिंदी के क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब हिंदी के देखेंगे क्योंकि 20 जो है जीडी में हिंदी के भी क्वेश्चंस आते हैं। चलिए ये हिंदी के आ गए हैं 61 से, क्योंकि लास्ट में जो हिंदी के दिए जाते हैं। ठीक है, आगे थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं ताकि मैं क्वेश्चन प्रॉपरली दिख जाए। क्वेश्चन है, थोड़ा देखिए यहाँ पे 61 और 62 नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची समानार्थक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प चुनिए। क्या कह रहा है? पहली बात देख लो, हमें जो पर्यायवाची हैं वो बताने हैं यहाँ से। तो अंधकार, कह रहा अंधकार का पर्यायवाची इनमें से नीचे कौन सा होगा? पंख होगा या आतंक होगा या तिमिर होगा या फिर घन होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? अंधकार। पंख तो मीन्स कीचड़ होता है। पंख मीन्स क्या होता है? कीचड़। क्या होता है? कीचड़ होता है ना, कीचड़। और जो पंकज आपने सुना होगा, तो पंकज किसका पर्यायवाची होता है? कमल का होता है, क्योंकि वो कीचड़ में ही खिलता है। ओके। आतंक का मतलब तो सभी को पता है भाई, भय फैलाना, दूसरों में जो भय आतंक फैलाना, उसी को आतंक बोलते हैं। तिमिर का मतलब क्या होता है? बिल्कुल भाई, तिमिर का मतलब ही क्या होता है? अंधकार होता है। तिमिर का मतलब क्या होता है? अंधकार होता है। इसका विलोम क्या हो जाएगा? आलोक। तिमिर का आलोक। आलोक का मतलब क्या होता है? प्रकाश। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट एक और बचा, घन मीन्स क्या होता है? बादल। ठीक है, क्या होता है? घन मीन्स बादल। आगे कह रहा निधन का समानार्थी क्या होगा या पर्यायवाची क्या होगा? तो दिवावसान, देहावसान, देहांतर या आमरण। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देहावसान। आपने पेपर में खूब सुना होगा कि लोगों का देहावसान निकलता है, कि फला व्यक्ति का जो है देहावसान हो गया। दिवावसान क्या होता है? तो दिवावसान का मतलब होता है दिन। दिव मीन्स क्या होता है भाई? दिन का चले जाना। दिन का क्या हो जाना? अस्त हो जाना। दिन खत्म हो जाता है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं? दिवावसान बोलते हैं। मतलब वह समयावधि जब दिन जो है समाप्त हो जाता है। ठीक है, ओके। आमरण क्या होता है? आमरण अनशन का नाम आपने सुना होगा। ठीक है ना। आमरण का मतलब होता है मरण तक। क्या मतलब होता है? मरण तक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
दो क्वेश्चन इसमें दिए गए, देखो क्या कह रहा है विलोम हमें बताना है। यहाँ पे शब्दों का उपयुक्त विलोम बताने के लिए 4 विकल्प प्रस्तावित है, उचित विकल्प का चयन कीजिए। अल्पसंख्यक, जिसे हम इंग्लिश में माइनॉरिटी बोलते हैं, उसका जो है विलोम क्या होगा? अतिसंख्यक, बहुसंख्यक, महासंख्यक या बाहुल? तो इसका आंसर होगा बहुसंख्यक। क्या होगा? बहुसंख्यक। ये तो वर्ड हम यूज भी करते हैं पॉलिटी में, पॉलिटिक्स में आजकल जो है ये सब छाए रहते हैं, माइनॉरिटी कौन है कौन नहीं है, ठीक है ना। तो ये मैं मान सकता हूँ बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, उपमान का कह रहा विलोम क्या है इनमें से? ऑप्शन आपके हैं अन्वय, व्यतिरेक, अतुल, उपमेय। तो आपने खूब पढ़ा होगा, जहां पर उपमान में उपमेय का भेद रहित आरोप किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या? उपमेय। उपमान का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए, और उपमेय का मतलब होता है जिससे तुलना की जाए, ठीक है ना। दोनों को समझते हुए चलना। चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए गए 4 वाक्य, में एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है। कह रहे हैं कि वह शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो आइए देखते हैं। सीता की चरित्र अच्छा है? नहीं भाई, की नहीं, सीता का चरित्र होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? तो इसमें गलत हो गया। सीता का चरित्र अच्छी है? अरे नहीं भाई, यहाँ पे अच्छी तो काट ही रहा हूं। सीता की चरित्र अच्छी है? नहीं भाई, ये भी नहीं होगा। सीता का चरित्र अच्छा है, सीता का चरित्र अच्छा है, ये क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। मैं गाने की कसरत करता हूं, कह रहा है कि इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? फिर ए है, मैं गाने की कसरत करता हूं, मैं गाने का अभ्यास करता हूं, मैं गाने का शौक कर रहा हूं, मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूं। भाई व्यायाम को काट सकते हो। व्यायाम का मतलब होता है ऐसे क्रियाकलाप जो हाथ पैर इनमें उनका ज्यादा प्रयोग हो, जो हम एक्सरसाइज सुबह सुबह उठ के करते हैं, जैसे रनिंग करना हो गया, कोई गेम कोई प्ले करना हो गया, तो उसको व्यायाम बोलते। तो इसमें तो खाली मुंह ही चलता है ना भाई गाने में। कह रहा गाने का शौक कर रहा हूं, नहीं भाई, शौक थोड़ी ना। मैं गाने की कसरत इसमें आ ही नहीं सकता भाई, कसरत तो फिजिकल एक्सरसाइज हो जाती है ना। तो क्या होगा? मैं गाने का अभ्यास करता हूं, अभ्यास का मतलब होता है प्रैक्टिस करता हूं। करेक्ट आंसर होगा इसका। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए। असल में ये क्या है आपके? ये मुहावरे हैं, और कह रहे हैं का आंसर क्या होगा? सुबह शाम करना, सुबह शाम करना। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है आपके समय व्यतीत करना, आवारागर्दी करना, या टाल मटोल करना, या दिन रात काम करना। तो दिन रात काम करना तो होगा नहीं। आप अगर कहीं से किसी से कोई चीज मांगने जाते हैं, उसको अगर नहीं देना होता तो बोल देता भैया अभी है ही नहीं, या बोलेगा भैया वो चीज हमारे घर में कल आएगी। जब आप कल जाते हो तो बोलेगा भैया आई थी लेकिन कोई ले गया। तो कहने का मतलब है कि अगर ऐसा सुबह शाम करता है तो मतलब बहाना बना रहा है। वो क्या कर रहा है? इनमें से टाल मटोल कर रहा है, ठीक है ना। क्या कर रहा है? टाल मटोल इनमें से जो है वो कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, इसका आशय क्या है? अर्थ क्या है इस मुहावरे का? कभी अधिक ज्ञानी होता है, कभी निरंकुश होता है, कभी कल्पनाशील होता है, या कभी भावप्रवण होता है। कभी अधिक ज्ञानी होता है, ये बात अपने आप में तो सही है, लेकिन वो कह रहा है इसका अर्थ बताना है हमें, ये क्यों कहा गया है। ये बात अपने में तो सही है लेकिन इसका अर्थ नहीं है, ठीक है ना। कभी निरंकुश होता है, नहीं भाई कभी निरंकुश हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी सोच है वो बहुत ज्यादा स्वतंत्र होती है। कभी कोई व्यक्ति कभी बन सकता है। कभी कल्पनाशील होता है, बिल्कुल भाई राइट आंसर होगा। कभी में इतनी कल्पनाएं होती हैं कि वो हर चीज की कल्पना करके कुछ न कुछ जो है लिख देता है। जैसे मैं आपको सुनाता हूँ, बहुत मैंने बचपन में कविता पढ़ी थी, अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, इस प्रकार की कविता। तो कवियों का एक काम ही होता है वो जितना एक्स्ट्रा एडवांस में सोच सकते हैं उतना वो सोचते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कभी कल्पनाशील होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनका हमें उत्तर देना है, ठीक है ना। क्या करना है? इनका उत्तर देना है। चलिए देखते हैं। यदि विचार सामग्री निबंध की आत्मा है तो भाषा शैली निबंध का शरीर है। एक अच्छे निबंध में यहाँ पे कह रहा है कि क्या होना चाहिए। एक अच्छे निबंध में स्पष्ट तथा सुबोध भाषा का क्लिष्ट भाषा नहीं भैया,
अगर क्लिष्ट का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, बहुत कठिन, बहुत जटिल। अगर ऐसा हो जाएगा तो निबंध भाई हमारे समझ में आएगा नहीं जी, समझ में ही नहीं आएगा। कृत्रिम भाषा होनी चाहिए, नहीं भाई बिल्कुल गलत है, कृत्रिम भाषा नहीं होनी चाहिए। शुद्ध या परिमार्जित, इनमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन इनमें जो सबसे बेहतर उत्तर होगा वो होगा आपका नीचे वाला, परिमार्जित भाषा होनी चाहिए। परिमार्जित शब्द है, उसका मतलब होता है मजा हुआ, धोया हुआ, बहुत अच्छी भाषा, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? परिमार्जित इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है। कह रहा है यहाँ पे नंबर 2 पे क्या प्रयोग होगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा, यहाँ तक हो गया था। भाषा का डैश है, करना चाहिए, क्या करना चाहिए? उपयोग, प्रयोग, यहाँ पे देखो जरा, आयोग, आयोग कहाँ भाई, भाषा का हम आयोग करेंगे, गलत है, भाषा का आयोग कहाँ से कर लेंगे, ठीक है ना, गलत। प्रयोग करना चाहिए, जी भाई, भाषा का प्रयोग ही तो होगा। उपयोग वस्तुओं के अर्थ में करते हैं, जैसे मान लो बाइक है तो कहोगे भैया बाइक का अपना उपयोग कर लीजिए। कोई यंत्र है हमारे पास, कोई मशीन है तो बोलेंगे भैया उसका उपयोग करिए, है ना। लेकिन भाषा का क्या हम करेंगे? प्रयोग करेंगे। योग हम कैसे कर सकते हैं भाषा का? चलिए आगे और देख लेते हैं कि जो है आगे क्या है। यहां तक समझ में आ गया। यहाँ पे क्या मैंने लिखा है? प्रयोग करना चाहिए। एक डैश है, निबंध की भाषा का सबसे बड़ा गुण यही है, मतलब कैसे निबंध का गुण यही है, कैसे निबंध का गुण यही है, श्रेष्ठ, वरिष्ठ, गरिष्ठ, विशिष्ट। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपने कभी वरिष्ठ शब्द सुना है? वरिष्ठ, वरिष्ठ, वरिष्ठ सुना होगा क्या? कनिष्ठ का क्या होता है? कनिष्ठ का क्या होता है? अपोजिट होता है ना। लेकिन गरिष्ठ नहीं सुना होगा। विशिष्ट का मतलब यह वही होता है, स्पेशल। श्रेष्ठ इसमें जो है आपका आंसर होगा, क्या होगा? श्रेष्ठ इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, आगे देखते हैं। एक और बचा है 4 नंबर का, यहाँ पे हो गया। यहाँ पे क्या आया था? श्रेष्ठ निबंध की भाषा का सबसे बड़ा गुण यही है कि वह इतनी हो कि पाठक का मन, क्या इतनी हो, यहाँ पे क्या हो इतनी। चलिए आइए देखते हैं भाई, क्या हो इतनी। कहाँ गया भाई? ये है असक्त हो, इतनी क्या हो? कह रहा असक्त हो, नहीं भाई, असक्त कैसे हो? अगर असक्त होगी भाषा हमारी तो निबंध क्या श्रेष्ठ बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा। तो इसको आप क्या कर सकते हो? इसको जो है आप काट सकते हो। असक्त, सशक्त, निकृष्ट या आसक्त, तो इनमें से क्या होनी चाहिए? सशक्त मीन्स पता है क्या होता है? मजबूत। क्या होता है? मजबूत, बढ़िया, सुंदर, है ना। तो यहाँ पे सशक्त करेक्ट आंसर होगा। आसक्त का मतलब क्या होता है? वही कमजोर। आसक्त का मतलब क्या होगा? कमजोर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। गद्यांश के लिए रिक्त स्थान 5 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा? सायास, अभ्यास, अनायास या विप्रयास। चलिए आगे देख लेते हैं भाई। यहां पे ये हो चुका था, सशक्त हो कि पाठक का मन ही अपने ओर आकर्षित कर सके। तो कैसा मन होना चाहिए? अनायास। अनायास का मतलब जानते हो ना, बिना प्रयास के। अनायास का मतलब क्या होता है? बिना प्रयास किए जो है अपनी ओर आकर्षित कर ले। किसकी बात हो रही है? निबंध के। कहने का मतलब है कि निबंध इतना अच्छा हो, उसकी भाषा इतनी अच्छी हो, सरल हो, मधुर हो, जिससे लोग जो है बिना प्रयास किए हुए ही उस निबंध को पढ़ना चाहें। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं भाई। आगे जस्ट थोड़े क्वेश्चंस और बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं जल्दी से। चलिए यहां पे कह रहा है क्या? प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, इसके लिए 4 विकल्प दिए गए, उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। चलिए, लौटकर आया हुआ, इसे क्या बोलते हैं? जो लौटकर आ जाता है उसे क्या बोलते हैं? प्रगत, प्रगत बोलेंगे या फिर प्रत्यागत बोलेंगे, आगत बोलेंगे या स्वागत बोलेंगे। तो आगत का मतलब होता है भाई आना। आगत का मतलब क्या होता है? आना। ओके। स्वागत का तो मतलब वेलकम होता है। हम किसी का, कोई हमारे घर आता है तो हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं, हाथ मिलाते हैं, उससे बैठने के लिए बोलते हैं, ठीक है ना, उसका अभिवादन करते हैं, तो ये स्वागत होता है। कह रहा है लौट कर आया हुआ। प्रगत, बिल्कुल नहीं भाई, प्रत्यागत। प्रत्यागत का मतलब क्या होता है? जो लौट कर आए उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यागत बोलते हैं। जहां पहुंचा ना जा सके उसके लिए एक शब्द में क्या कह सकते हैं? दुर्गम, बिल्कुल नहीं भाई। दुर्गम का मतलब होता है जहां पहुंचना कठिन हो। थोड़ा डिफरेंस है इसमें, डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो गलत उत्तर कर बैठोगे। दुर्गम का मतलब जहां पे दूर लग जाए वहां पे कठिन होता है।
दू का मतलब क्या होगा, कठिन। जहां पहुंचना कठिन हो उसको दुर्गम बोलेंगे। अधिगम क्या होता है, अधिगम जो है लर्निंग का प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है, लर्निंग का जो है प्रोसेस है आपका, जिसे हम क्या बोलते हैं, अधिगम बोलते हैं। अधिगम द्वारा सीखना, ठीक है ना। अगम, अगम भाई, अगम कोई शब्द नहीं होता, आगम होता है, अगम कोई शब्द नहीं होता। सुगम, जहां, सॉरी माफी चाहता हूं, क्या बोलते हैं उनको, ठीक है। अब देखते हैं, जहां पहुंचा ना जा सके, तो इसको काट चुका हूं, अधिगम पाठ से। सुगम, सुगम का मतलब क्या होता है, सुगम का मतलब जहां सु मतलब आसानी से, यहाँ पे सु का मतलब क्या है, आसानी से, जहां आसानी से पहुंचा जा सके उसको सुगम कहते हैं। और अगम का मतलब जहां पहुंचा ही ना जा सके उसे क्या बोलते हैं, अगम बोलते हैं, ठीक है। चलिए जस्ट और बढ़ते हैं नीचे। 76, प्रेमचंद्र ने अपने डैश डैश है उपन्यासों को बहुत दूर तक प्रभावित किया। पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, पहले। पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, पहले। आपने पूर्ववर्ती संख्याएं पढ़ी होंगी। परवर्ती, परिवर्ती या अग्रवर्ती, तो इसका आंसर क्या होगा, परवर्ती। इसका आंसर क्या होगा, परिवर्ती। ओके, क्या आंसर होगा, सी वाला, परिवर्ती। चलिए जस्ट और देखते हैं। 77, डैश 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 की तलाश में भटकती हुई महिला जैसे नियति के चक्रव्यूह में फंस जाती है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सुष्मिता। ये सुष्मिता तो गलत लिखा है, यहाँ पे ऐसा वाला सा बनता है, ठीक है ना। अस्मिता, विस्मिता, स्मिता, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अस्मिता, इसका करेक्ट आंसर होगा। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, तो आप लोग पूरा ही वीडियो देखें, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। क्वेश्चन है, वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर वाले विकल्प को चुने। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो कोई त्रुटि नहीं, विकल्प को चुने। आगे, सड़क में बारिश का पानी भर गया है, तो कह रहा है इसमें क्या गलती है, कोई त्रुटि नहीं है। अभी तो भाई हम देखेंगे तभी तो बता पाएंगे कोई त्रुटि, कोई गलती है कि नहीं है। भर गया, नहीं भाई, भर गया पानी तो भरी जाता है, ठीक है ना, तो इसमें कोई गलती नहीं है। सड़क में, नहीं भाई, सड़क में नहीं, सड़क पर क्या होना चाहिए, सड़क पर। तो यही हमारा क्या है, सड़क में वाला करेक्ट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यही गलत है। सड़क में की जगह पे क्या होना चाहिए, सड़क पर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन पथ पर हमें सतत रूप से चलते रहना चाहिए, तो इसमें कह रहा करेक्ट क्या होगा, जीवन पथ पर चलते रहना चाहिए हमें सतत रूप से, इसका करेक्ट आंसर होगा हमें सतत रूप से। रूप नहीं यहाँ पे आना चाहिए, हमें सतत का मतलब होता लगातार, हमें सतत चलते रहना चाहिए, ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर सी वाला होगा। आज की वीडियो एंड आज के टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर आखिरी मतलब लास्ट क्वेश्चन है, बड़ों की बातों को आदर से सुनना चाहिए। इसमें कह रहा है गलत क्या है, आदर से सुनना चाहिए, इसमें तो कोई गलती नहीं भाई, ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, जो गलत है। तो ये तो सही है, ये तो आंसर नहीं हो सकता। बड़ों की बातों को बिल्कुल सही है भाई, कोई त्रुटि नहीं, आदर से नहीं, ध्यान पूर्वक होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, बड़ों की बातों को हमें ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। आज जो है हमने एसएससी जीडी का टेस्ट नंबर 2 कंप्लीट किया है। इससे पहले हम एक और टेस्ट करवा चुके हैं, ऐसे ही वीकली में एक टेस्ट हम करवाते रहेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद एंड हैव ए नाइस डे।